शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा, यानी सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? कलम। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे गांव में भूत पाए जाते हैं। भारत पहला देश बना है अपना रोबोट कामयाबी से उतार लिया। ये साइंस से, टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ है कि नहीं? और हमारे यहाँ तो नींबू मिर्चा टक दिया जाता है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं, इशारा काफी। देश अच्छा तब बनता है जब उसके आखिरी व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचती है, और एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करती है। क्या डेवलप करेंगे? साइंटिफिक टेम्परामेंट। एजुकेशन क्या देती है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। और जो साइंस से डेवलप होगा, एजुकेट होगा, वो सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर फीस महंगी होगी, नौकरी नहीं मिलेगी। डिबेट की पूरे एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी, और उस एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं क्लोज करेंगे या मर्ज करेंगे। आपको पता है, जैसे किसानों ने आंदोलन करके अपने जमीन को बिकने से बचा लिया, इस देश के लोगों ने शिक्षा को बिकने से नहीं बचाया। हमारे यहाँ फीस अब महंगी की जा रही है। आपके इलाके में एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, और जिसके जेब में पैसा है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जाता है? जिसके जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूल में। भारत बंट गया कि एक है? सरकारी स्कूल से निकला बच्चा और प्राइवेट स्कूल से निकला बच्चा, दोनों एक ही कंपटीशन देंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसको अच्छी एजुकेशन मिले। तो जिसके घर में पहले भी कोई पढ़ाई नहीं किया था, और सरकारें अब सरकारी शिक्षा खत्म कर दी हैं, शिक्षा महंगी कर दी हैं, तो उसके यहां तो अब फिर से कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्या इसकी चिंता आपको है कि नहीं? और यह सब इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान ही खतरे में है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के लोगों, शिक्षा के लोगों। इस बात को जरा अपने बच्चों को पढ़ाइए और समझाइए। अगर धर्म के नाम पर शिक्षा का बंटवारा हो गया तो भारत बचेगा क्या? मैं अगर कहीं शिक्षक बन करके खड़ा हूं तो मेरी क्लास का हर एक विद्यार्थी केवल इंसान है, और मेरे लिए इंसान से बड़ा कोई न जाति है और न धर्म। और मैं ये बात ऐसे समय में बोल रहा हूं जब मेरे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की टीचर एक मुस्लिम बच्चे को सामने खड़ा करके उसी के क्लास के बच्चों को बुलाकर कहती है कि मुसलमानों को तो ऐसे ही पीटा जाना चाहिए, और उसको थप्पड़ मरवाती है। पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं? जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी मैं रोया था कि अगर सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर जो नफरत समाज में है वो अगर हमारे स्कूलों में चली गई तो फिर इस भारत को बर्बाद होने से कौन बचे? मंदिर में कहां जाकर के मत्था टेकते हैं चुनाव के पहले। मैं ऐसे भारत की उम्मीद करता हूं जब चुनाव लड़ने जाने के लिए कोई नेता किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की बजाय अपने इलाके के स्कूल में जाए और मत्था टेक करके अपने लोगों से वोट मांगे, तब जो भारत नया बनेगा। शुक्रिया सम्मानित मंच। सबसे पहले आप सभी लोगों से एक माफी कि मुझे उड़िया नहीं आती, तो मैं हिंदी में अपनी बात रखने की इजाजत चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी मैं उड़िया समझ पा रहा हूं उससे ज्यादा आप हिंदी मेरी समझ जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बात हिंदी में रखने की कोशिश कर रहा हूं। फोरम ऑफ एकेडमिक्स के तत्वावधान में आयोजित शिक्षक पर्व 2023 में मंच पर बैठे हुए आप सभी सम्मानित लोग और इस पंडाल के नीचे आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो है, जिस समय इस देश में लोगों को अनपढ़ बनाकर, अंधविश्वासी बनाकर किसी और दुनिया में ले जाने की कोशिश हो रही हो,
हम एक ऐसे कार्यक्रम और ऐसे मंच पर आए हैं जिसमें लोगों को शिक्षित करके, ताकतवर बना करके एक अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं इस पूरे आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत शानदार काम किया है। और हमारी तरफ कहा जाता था, एक कहावत हिंदी में है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत हमारी तरफ चली जाती थी। और तब नवाब होना एक बड़ी बात होती थी कि आप पढ़ेंगे तो नवाब बनेंगे। और कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब ऐसा माहौल हो गया है कि लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई कर लिया उसको नौकरी नहीं मिली, और वहीं कोई खेल कूद में आगे निकल गया तो वो लाखों में चला गया। धीरे धीरे पढ़ाई से मोहभंग हो रहा है। पता नहीं आपकी तरफ क्या स्थिति है। हम लोगों की तरफ एक समय में ऐसा हुआ करता था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी स्कूल नहीं गया, कोई शिक्षा नहीं पाया, उसके घर में भी एक समझदारी धीरे धीरे विकसित हुई थी। आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले भी, कि जगह जमीन गिरवी रख करके, पैसा उधार लेकर के, गहने गिरवी रख करके, घर में एक रोटी कम बने उससे कुछ पैसा बचा करके, एक कपड़ा कम खरीदा जाए उससे जो पैसा बचता था, और जो भी थोड़ा पैसा से सक्षम हो पाया वो अपने बेटा या बेटी को स्कूल भेजते थे कि अगर एक बेटा या बेटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे गुलामी को मुक्त कर देंगे और हमारी पीढ़ियों को बदल देंगे। ये होता था, आज से 30-40 साल पहले तक ये था। लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाते थे, स्कूल भेजते थे। और पहले के समय में स्कूल भी हुआ करते थे। अब आएंगे उस पे। आज इस कार्यक्रम के जरिए एक पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूं। अभी राष्ट्रगान हुआ और उस राष्ट्रगान में एक लाइन, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, तो बंगा उत्कल और द्रविड़, पंजाब सिंध गुजरात मराठा और यमुना गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, इस लाइन से एक ऐसा नक्शा बनता था जिसको हम भारत कहते हैं। और आज उसके उत्कल प्रदेश में मैं आया हुआ हूं, उड़ीसा में, और मैं जाऊंगा तो लौटकर दिल्ली वालों को भी ये बताऊंगा कि उड़ीसा के महानदी के किनारे कोई ऐसा राजनेता भी है जो समाजवादी आंदोलनों की पैदाइश, जिसने जनता पार्टी और समाजवाद से एक ऐसी तालीम हासिल की है कि वो अपने यहां के बच्चों को हर साल पढ़ाई लिखाई के प्रोत्साहन करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत बधाई देता हूं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन समिति को भी, फोरम ऑफ एकेडमिक्स को भी। आपने बहुत अच्छा किया कि एक डॉक्यूमेंट्री हमें दिखाई। उस डॉक्यूमेंट्री से हमें पता चल पाया कि अब जैसे कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है ना, जैसे दिल्ली में मैं रहता हूं तो दिल्ली में रहते रहते कुछ दिन बाद आपको भ्रम हो जाता है कि दिल्ली ही देश है, उत्तर भारत ही देश है। जैसे कोई भुवनेश्वर में रह रहा हो तो उसको भी एक समय के बाद लगेगा कि उड़ीसा तो भुवनेश्वर ही है, क्योंकि धीरे धीरे वो गांव से कट गए, उन जगहों से कट गए जहां आज भी झोपड़ी है, रास्ता नहीं है। कल मैं गया था उदयगिरी और रत्नगिरी पहाड़ियों की तरफ, कुछ बुद्धिस्ट पुराने अवशेष
वो ऐतिहासिक स्थल देखने, और वहां का जीवन देख करके आपको लगेगा कि आज भी बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां रहने को कायदे से घर नहीं है, बदन पर पूरे कपड़े नहीं है, खाने के लिए भी बहुत सामान्य से चीजें हैं। वहां के लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे, वहां स्कूल भी कौन से हैं मैं नहीं जानता। मेरे इलाके में तो ये संकट है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक व्यक्ति जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाया, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस एक साल की 300 रुपया हुआ करते थे, केवल 300 रुपए फीस थी एक साल की। हमारे घर वालों, अगर वो 300 रुपए फीस अगर 3000 भी होती तो मेरे घर वाले मुझे पढ़ने के लिए बाहर कभी नहीं भेज पाते। तो हमने वहां पढ़ाई की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचे, और पूरे 5 साल में 5000 रुपए केवल अपनी थीसिस के चेक करने के लिए देना पड़ा। इसको समझिएगा उड़ीसा के लोगों, हमारे भारत का एक वास्तविक सच है और शिक्षा का मंच है, इसलिए मैं शिक्षा की एक बात कहने जा रहा हूं। और जब हमने नेट और जेआरएफ पास कर लिया तो हमें फीस देनी नहीं पड़ी। पीएचडी करने के दौरान हमें फेलोशिप मिलती थी, तकरीबन 35-36 हजार रुपए महीने। वो सरकार का पैसा था, और चूंकि सरकार का कोई पैसा तो होता नहीं, वो हमारे और आपका पैसा होता है। कुछ लोग इस देश में ये भ्रम फैलाते हैं कि जो सर्विस करता है, जो नौकरी करता है, वही टैक्स देता है। ये गलत है। जो नमक और रोटी के जुगाड़ में आप एक माचिस भी खरीदते हैं ना, तो भी आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। और इन सब पैसों को जुटाकर जिन्हें आप वोट देकर सरकार बनाते हैं, वो उन पैसों से, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सबका ख्याल रखने का काम करेंगे। तो जो पैसा हमारे और आपकी जेब से कटकर जाता है, उन्हीं पैसे से सरकार चलती है। और जिस देश में गरीबी, भूखमरी, बेकारी इतना ज्यादा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गुलाम बनाए गए हों, एक बहुत बड़ी आबादी देश की खाने को मोहताज हो, अगर शिक्षा की फीस महंगी हो जाएगी तो कोई अपने बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेगा कि कमाने के लिए भेजेगा? आप बताइए। अगर बहुत महंगी पढ़ाई हो जाए, फीस बहुत ज्यादा है, तो जो गरीब घर के बच्चे हैं वो कभी स्कूल जाएंगे? वो उन बच्चों को भेजा जाएगा कि बच्चियां हैं, अगर लड़कियां हैं तो जाओ दूसरे के घर में बर्तन मांजने का काम करो, अगर बच्चे हैं तो जाओ कहीं मजदूर बन जाओ, किसी खेत में काम करो, ताकि हमारे घर में रोटी चले। तो शिक्षा तो किसी को मिल ही नहीं पाएगी। तो लोकतांत्रिक देश का एक ढांचा ऐसा बनाया गया कि जब एक भारत का संविधान बनाया गया तो जिम्मेदारी दी गई कि जिसको आप वोट देंगे वो राजा बनेगा। पहले तो राजा पेट से पैदा होता था। इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, इस देश की जनता के वोट से राजा पैदा होता है, और उससे डीएम, सीएम और पीएम बनकर के देश चलाते हैं। यह भारत के संविधान की वजह से हो पाया। तो संविधान से, आपके वोट से जो राजा बना, उसको आप वोट किस नाम पर देते हैं कि अगर हमारी जेब में पैसा ना हो तो भी हमारे इलाके का स्कूल ऐसा बन जाए कि उस स्कूल में हमारे घर के बच्चे पढ़ने जाएं, तो उसको इतनी महंगी फीस न देनी पड़े कि हम फीस ही न भर सकें। तो चुने हुए राजा की जिम्मेदारी क्या है कि फीस कम करे। और बड़े बड़े देशों में शिक्षा को मुफ्त में देने का काम किया जाता है। मुफ्त में, निःशुल्क शिक्षा, कोई फीस नहीं। तो ऐसे वक्त में आप कल्पना करिए कि फेलोशिप देने का काम इसलिए किया गया कि आप हायर एजुकेशन तक जाएंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी, तो आप और अपने लोगों को पढ़ने के लिए उत्सुक करेंगे। मैं खुश हूं एक ऐसे मंच पर, फोरम ऑफ एकेडमिक्स के मंच पर, इस डॉक्यूमेंट्री में हमें यह बताया गया कि जिस समय स्कूल बेचे जा रहे हों, जागरूक लोग हैं, ये कार्यक्रम शिक्षकों का है, शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। जो हुनरमंद काबिल बच्चे हैं
लड़के और लड़कियां हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो मैं शिक्षक समुदाय से तो ये उम्मीद करता हूं कि मेरे इशारे को समझ जाएंगे। जिस समय स्कूल की फीस महंगी की जा रही है, पढ़ाई महंगी की जा रही है, हमारे यहां एक किताब में हमारे कवि तुलसीदास ने लिखा है, राजा की पहचान क्या होनी चाहिए? मणि माणिक महंगे किए और झीने किए तुड़ा। राजा अच्छा कौन सा माना जाता है? जो उन सामानों को महंगा करे जो भोग विलास के सामान है। मतलब समझ रहे हैं? सोना चांदी, सोना चांदी को महंगा कर दे, हीरे जवाहरात की दाम को बढ़ा दे, और सस्ता किस चीज को करे? जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। मतलब टमाटर का दाम अगर 250 रुपए हो जाए तो इसका मतलब राजा गड़बड़ काम कर रहा है। ये टमाटर रोज का काम है। महंगाई अगर बढ़ जाए तो वो महंगा होने पर आपके चूल्हे पर असर होगा। वैसे ही राजा का काम यह है कि शिक्षा को सस्ती करे, फीस देकर के कोई अपने बच्चों को ना पढ़ाए। इसलिए हम जब यहां खड़े हैं आपके बीच में और दिल्ली में पढ़ाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हम पढ़ाते हैं, वहां से उड़ीसा, भुवनेश्वर और कटक के बीच में आए हुए हैं, तो पहली बात यह संभव न होता अगर इस देश में भारत का संविधान न होता, तो हमें पता ही न चलता कि उड़ीसा और दिल्ली के बीच एक रिश्ता है कि हम और आप एक साथ एक मंच पर बैठते हैं। यह तब संभव हो पाया जब इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ है। इससे एक भारत बना है। मैं आप उड़िया बोलते हैं, अभी हमारे आकाश भाई उड़िया बोल रहे थे, मैं बहुत नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था उसमें से मुझे लगा अधिकांश बातें उन्होंने कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि संविधान खतरे में कैसे है। उन्होंने बता दिया है आपको कि एक देश एक चुनाव करने वाले क्या मंशा रखे हुए हैं। ये अपने भाषण में इन्होंने बोला है। इन्होंने बोल दिया कि संसद में बैठकर कौन कौन से काम हो रहे हैं। मैं उधर नहीं जा रहा, मैं केवल शिक्षा के बहाने आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। फीस महंगी हो गई, एक पॉलिसी आई है। जब मैं सुन रहा था आपकी डॉक्यूमेंट्री में, और यहां के बड़े कद्दावर नेता रणेंद्र प्रताप जी, मैं देख रहा था कि वो एक वीडियो में अपने साथ चल रहे एक स्कूल के बच्चे के तौलिए से पसीना पोंछ रहे होते हैं। वो केवल वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया है कि लोगों को प्रचार किया जाएगा कि हाँ नेता तो ऐसा है, रोज थोड़े ही पसीना पोंछ रहे होंगे, वो तो चुनाव आया होगा तो ऐसा कर दिए होंगे, वीडियो बनवा लिए होंगे। मगर जब मुझे पता चला इस कार्यक्रम में आने के पहले कि 2011 से लगातार ये शिक्षा को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, और अभी ये जो ग्राफ अभी दिखाया गया कि लगातार लैपटॉप बांटा जा रहा है, मोबाइल बांटी जा रही है, फेलोशिप बांटा जा रहा है, तब मुझे लगा कि वोट लेने के लिए अगर कोई शिक्षा का काम करे तो मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति और हर इलाके को एक ऐसा नेता मिलना चाहिए जो लैपटॉप और मोबाइल और फेलोशिप बांट करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे। ऐसा नेता तो जरूरी है भाई। नेता का काम ही है। आप रोज सड़क पर वोट दोगे तो जो सड़क बनवाएगा वो वोट ले जाएगा, और जो सड़क नहीं बनवाएगा सड़क का पैसा खा जाएगा, चुनाव के पहले उस पैसे का कुछ बांट देगा आपको। इशारा समझ रहे हैं? आप लोग की तरफ भी ऐसा होता है कि नहीं होता? चुनाव के पहले कुछ बांटा जाता है कि नहीं? हमारी तरफ तो खूब बांटा जाता है। तो जब जिसको बांट दिया जाता है पैसा कि आप ये वाले हैं तो ले जाइए, अगले दिन वोट हमको दे दीजिएगा। आज तो इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में बांटा जा रहा है, पता है कि नहीं? मेरा मानना यह है कि उन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा बांट दी जाती, अनाज का जुगाड़ वो अपने आप कर लेते। मैं ऐसा भारत बनाने की कोशिश करना चाहता हूं, और तब मैं आपके नेता को और इस मंच को बहुत सलाम करता हूं कि आपने लैपटॉप जिस दिन बांटा, जिस दिन किसी घर में वो लैपटॉप गया होगा और मुझे पता चला कि इस बार आपने लैपटॉप की तादाद और बढ़ा दी, लैपटॉप बांट रहे हैं। और जब कोविड आया, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो हमारे यहां अंधविश्वास फैलाया गया, पता है कि नहीं आपको? मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, हालांकि हम लोग एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन इशारे में समझ लीजिए
ताली बजाने से कोरोना भागा। आपके इलाके में भी खुद ताली बजवाई गई ने, और हमारे यहां ताली बजाते बजाते गो कोरोना गो कहने लगे। कोरोना गया किससे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से गया ना, कि उसका एक उसका वैक्सीन बनाई गई। वैक्सीन कैसे बनाई गई? साइंस से बनाई गई ना, एजुकेशन से बनाई गई ना। ताली बजाने से तो कोरोना नहीं भागा, थाली बजाने से नहीं भागा। लेकिन ऐसे कोविड के वक्त में जब स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद हो गए थे, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपके यहां मोबाइल बांटी गई। मैं ऐसे नेताओं को मैं तो कहता हूं कि इस देश में वोट लेने का सबसे आसान काम क्या है? आप धर्म के नाम पर वोट लो। और लोग मंदिर में कहां कहां जाकर के मत्था टेकते हैं चुनाव के पहले। मैं ऐसे भारत की उम्मीद करता हूं जब चुनाव लड़ने जाने के लिए कोई नेता किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की बजाय अपने इलाके के स्कूल में जाए और मत्था टेक करके अपने लोगों से वोट मांगे, तब जो भारत नया बनेगा। अपने इलाके का स्कूल बर्बाद हो रहा है, कॉलेज बर्बाद हो रहा है, और आपको मुफ्त में कुछ और बांटा जा रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि यहां आकर के मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की चिंता देख रहा हूं। वहां जब बोल रहे थे तमाम लोग यहां पर बांटे गए। और एक और कमाल का काम, इसके पहले एक जगह पूरे लगभग दक्षिण भारत छोड़ करके पूरा भारत घूम रहा हूं, लोगों के बीच जाता हूं कि जगाया जाए कि जिस संविधान ने हमको बनाया है वो खत्म किया जा रहा है, वो बदला जा रहा है। पता नहीं संविधान बदल जाएगा तो आप क्या हो और हम क्या होंगे। लेकिन राजस्थान में एक आदिवासी विधायक मुझे मिले जो पहली बार दिल्ली गए, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने इलाके के आदिवासी बच्चों को, जिनकी पीढ़ियों में आज तक कोई हवाई जहाज पर नहीं बैठा, कोई दिल्ली जानता ही नहीं कि दिल्ली कहां है, उन्होंने अपने इलाके के विद्यार्थी स्टूडेंट्स को, आदिवासी बच्चों को दिल्ली ले जाकर के पूरा दिल्ली घुमाया। और दूसरे नेता आपके मिले जिन्होंने अपने बच्चों को एरोप्लेन पर बिठाकर दिल्ली घुमाने का काम किया। पता नहीं उन बच्चों के लिए निजी उपलब्धि होगी कि वो दिल्ली घूम आए, जहाज में बैठ गए। मेरे लिए इसका मैसेज क्या है पता है? जिस दिन वो बच्चे जाकर के दिल्ली में लाल किला देख रहे होंगे, संसद देखे होंगे, उस दिन उन्हें एक आत्मविश्वास आया होगा, हमारी कलम और किताब को भी इतना ताकतवर बनना है कि गांव, मोहल्ले, कस्बे से एक गरीब का बच्चा भी एक दिन दिल्ली की संसद में बैठे, जहां से देश चलता है, तब जाकर के उसकी शिक्षा का कामयाबी होगी। इसलिए मैं बधाई देता हूं ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों की बड़ी उड़ान के सपने देखते हैं। एक बहुत बड़े हमारे नायक हुए, राष्ट्रपति भी रहे, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब ने अपनी एक जीवनी लिखी है। प्यारे बच्चों, आप लोग भी बहुत तादाद में हो, आप भी जानो और पढ़ना, विंग्स ऑफ फायर, हिंदी में अग्नि की उड़ान करके जीवनी लिखी है। उन्होंने एक बहुत प्यारा वाक्य लिखा है, छोटे सपने देखना पाप है, सपने हमेशा बड़ा देखो। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमारे शिक्षक जो थे, हमारे गुरु, हमसे कहते थे अगर तुम पास होने के लिए पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, अगर तुम टॉप करने के लिए पढ़ोगे तो पास तो अपने आप हो जाओगे। इसलिए बड़ा सपना देखो। मैं आपको और बड़ा सपना दिखाना चाहता हूं कि इस देश में जो संसद चुन करके जाते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बात कहा करते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। अगर पढ़े लिखे लोग इस देश में नेता नहीं, अच्छा कल्पना करिए, ये जो राजा जी जैसे राजा भाई की जगह कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसको पढ़ाई की अहमियत नहीं पता होती, तो बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम करता। धर्म तो हावी है ना भाई, आप धार्मिक कार्यक्रम कर दो, सब लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा हर साल शिक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि आपके व्यक्ति को पता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा का आयोजन मुझे लगता है कि एक नए भारत का आयोजन है।
और ये मैं आपके बीच में इस खुशी को जाहिर कर रहा हूं। और बहुत लंबा बोलने की बजाय मैं 2-3 बातें और करना चाह रहा हूं। आपके यहां नारा दिया गया है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं अब एक पुराने लोग मंच पे बैठे हुए हैं, सामने भाई पढ़े लिखे लोगों की जमात है। इस देश में जब तक भारत का संविधान लागू नहीं था तो शिक्षा कैसे दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा, बहुत पहले चले जाएंगे तो धार्मिक शिक्षा होते थे। उसमें एक अवशेष ये आप रत्नगिरी और उदयगिरी जाएंगे तो आप पाएंगे कि मैं जब वहां गया तो वहां के लोकल लोगों ने बताया तथागत बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बुद्धिस्ट अवशेष जहां हैं वहां विश्वविद्यालय चला करते थे। आज से 1500-2000 साल पहले एक खुली शिक्षा दी जाती थी बुद्धिस्ट परिसर में, और भारत ही नहीं विदेश से भी लोग पढ़ने वहां आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी देश की मिट्टी की पैदाइश है। जिस देश में जब दुनिया में शिक्षा का कोई आधुनिक रूप नहीं था तब भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था, नालंदा विश्वविद्यालय बना था। और हमारे यहां बुद्ध जैसा एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसने कहा प्रज्ञाशील और करुणा यानी तर्क की बात करो, बुद्धि विवेक से सोचो। बुद्ध को आप जानते होंगे, मेरे लिए बुद्ध का मतलब एक लाइन का है, अगर अच्छा लगे तो इस पर विचार करिएगा। गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि आप इतने बड़े हो गए, पूरी दुनिया में आपका प्रचार हो रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले लोगों के लिए? गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। अब तो भाई चल रहा है सब, लेकिन गौतम बुद्ध से जब पूछा कि आपका पैगाम क्या है, गौतम बुद्ध ने एक बहुत प्यारा वाक्य कहा, यहां से एक पैगाम समझिएगा। किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे व्यक्ति कह रहे हो तो सच मत मान लेना, तुम सच वह मानना जो तुम्हें सच लगे। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यह मुझे लगता है कि पहली शिक्षा की रोशनी थी जो गौतम बुद्ध से शुरू हुई थी। और आज भी दुनिया में आप इस देश के बहुत बड़े बड़े नेता भी जब विदेश जाते हैं तो उनको कहना पड़ता है कि हम युद्ध के देश से नहीं आए, हम बुद्ध के देश से आए। तो बुद्ध तो ज्ञान की बात करते थे। उनके विचार में सबसे पहला विचार क्या है? प्रज्ञा का, दिमाग, मानसिक रूप से आजाद होइए। शिक्षा आपको मानसिक रूप से आजाद करती है। उसके बाद शिक्षा कहां दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा हो गई थी ना, गुरुकुलों में दी जाती थी, बाद में आकर के मदरसों में देने लगे। लेकिन सब पढ़े इसका तो कोई बहुत ठोस आपको नहीं मिलता, क्योंकि शिक्षा को कमजोर कर दिया गया। हमारे यहां तो यह भी कह दिया गया कि महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह इसी भारत में हुआ था, आप इतिहास पढ़िएगा। लेकिन इस भारत में आज शिक्षा के मंच पर एक बात कहनी बहुत जरूरी है। 1848 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो महाराष्ट्र में एक पति पत्नी ने मिल करके पहली बार आधुनिक स्कूल खोला था। 3 जनवरी 1848 को उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। उन्होंने पहला स्कूल 1848 में 3 जनवरी को महाराष्ट्र में खोला था। और भारत के लोगों, शिक्षा के लोगों, इस बात को जरा अपने बच्चों को पढ़ाइए और समझाइए। अगर धर्म के नाम पर शिक्षा का बंटवारा हो गया तो भारत बचेगा क्या? शिक्षा में तो मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं, मुझे अपने बच्चों के नाम ही नहीं पता होते। मैं उनसे कुछ पूछता ही नहीं कि कौन किस जाति का, किस धर्म का, क्योंकि मुझे वहां पर एक ही धर्म और एक ही जाति नजर आती है। मैं अगर कहीं शिक्षक बन करके खड़ा हूं तो मेरी क्लास का हर एक विद्यार्थी केवल इंसान है, और मेरे लिए इंसान से बड़ा कोई न जाति है और न धर्म।
और मैं ये बात ऐसे समय में बोल रहा हूं जब मेरे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की टीचर एक मुस्लिम बच्चे को सामने खड़ा करके उसी के क्लास के बच्चों को बुलाकर कहती है कि मुसलमानों को तो ऐसे ही पीटा जाना चाहिए और उसको थप्पड़ मरवाती है। पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं। जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी मैं रोया था कि अगर सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर जो नफरत समाज में है वो अगर हमारे स्कूलों में चली गई तो फिर इस भारत को बर्बाद होने से कौन बचाएगा। इसलिए खतरा सबसे बड़ा शिक्षा पर है। आपको पता है कि नहीं कि राजस्थान में एक बच्चा दलित परिवार का था जिसका नाम था इंद्र मेघवाल। उसने पीने के पानी का मटका छू लिया और उसको उसके शिक्षक ने ऐसा मारा कि वो मर गया। आप गूगल करके पढ़िएगा। जब जब ऐसे दृश्य मुझे देखते हैं आंख में आंसू आते हैं कि क्या ये बुद्ध के सपनों का भारत है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं शिक्षा तो एक ऐसी चीज है जो जाति और धर्म के बेड़ियों को तोड़ देती है। आप अगर टीचर हैं और आप अपने बच्चों को यह नहीं समझा रहे कि छोटे छोटे उत्तराखंड के बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले अपने मिड डे मील जो चलता है स्कूल में खाना बनाया जाता है, उन बच्चों ने कहा कि हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये दलित महिला हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को जातिवाद कौन सिखाया। अगर स्कूल के मास्टर जातिवादी हो गए, सांप्रदायिक हो गए तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए एक पैगाम यहां से अपने लोगों के बीच में जाइएगा, क्योंकि स्कूल ही दुनिया नहीं होती ना। बच्चा थोड़ी देर स्कूल में रहता है फिर तो अपने परिवार में रहता है। और हमारे यहां कहा जाता है पहली पाठशाला परिवार है। अपने परिवार में अपने बच्चों को जातिवाद और सांप्रदायिकता से बचाइए। और दूसरा, अपने बच्चे को इंसान बनाइए, तब जाकर के वो स्कूल आएगा तो और अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन इस देश में इतिहास भी पढ़ाइए। अभी हमारे युवा साथी कह रहे थे कि सिलेबस बदला जा रहा है। मैं तो विश्वविद्यालय का हूं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब स्कूल में पढ़ाने जाते थे और उन्होंने पता है कौन सा स्कूल खोला था, जरा ये भी पढ़िएगा इतिहास अपने देश का। महिलाओं को और दलित बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोला था। मैं गया हूं वहां पे। जगह का नाम है भिड़ेवाला, महाराष्ट्र के पुणे में है वो। और जब वो स्कूल पढ़ाने जाया करती थी तो उनके ऊपर पत्थर मारा जाता था। 2 साड़ी लेकर जाती थी। क्यों? क्योंकि धर्म में महिलाओं को शिक्षा नहीं देने की बात कही गई थी। ये इतिहास है इस देश का। हम नहीं जानते तो क्या इस इतिहास को नहीं बता पाएंगे। तब जाकर के इस देश में एक काम हुआ जिसने ये काम बंद कर दिया, वह था भारत के संविधान का लागू होना। जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू हो गया, जिस दिन इस देश में भारत का संविधान बन गया, उस दिन स्कूल जाने के पहले यह तय हो गया कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की जाति नहीं पूछेगा, धर्म नहीं पूछेगा। हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसा एक स्कूल बनाएंगे। ये इतिहास स्कूल बनाने का था। और संविधान जब लागू हो गया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं और उड़ीसा के लोगों, आप भी जिस बच्चे को लैपटॉप देंगे, जिस बच्चे को मोबाइल देंगे, जिस बेटी को आप पढ़ाने का काम करेंगे, आज से पहले कुछ दिन पहले तक आप भी घर में रिश्तेदार बन के जाते होंगे तो बच्चे मिलते हैं तो आप उनसे क्या पूछते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। हम लोग कहते थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे। और आजकल आपके बच्चे, आपको पढ़ाई, अगर यहां तो पढ़ाई लिखे लोगों की जमात है, लेकिन बाहर क्या बनाया जा रहा है? अंधविश्वास और पाखंड। अजीब सा देश होता जा रहा है। पढ़ाई की फीस महंगी हो गई। और अब मैं एक बड़ी गंभीर बात आपसे करने आया हूं। जब नौ उदारवादी नीतियां आई ना, तो स्कूल कॉलेज में इतने स्कूल खुले कि गांव गांव तक शिक्षा की क्रांति पहुंची। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया कहा गया। और पढ़ाई महंगी करने के लिए क्या लाया गया इस समय? नई शिक्षा नीति। जो शिक्षक समुदाय है वो जानता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2-3 क्लॉज आपको बताता हूं। पहला क्लॉज, आपका 30 to 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा। पता है ऑनलाइन मोड का मतलब? जैसे ये डॉक्यूमेंट्री चली थी ना यहां पर, कुछ दिन बाद अगर इसी तरह से ये पॉलिसी लागू रही
तो 40% सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा तो जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची है, जिसके घर में अभी पानी नहीं है, जिसके घर में रोटी नहीं है, उसके घर में इंटरनेट होगा क्या? मोबाइल पहुंची है क्या? क्या पूरे उड़ीसा में ये राजा भाई जैसे लोग सांसद और विधायक और मंत्री हैं क्या जो अपने इलाके में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल बांट रहे हैं? ये तो आपका बड़प्पन और आपके इलाके का ये सौभाग्य है। मगर कल्पना करिए अगर सिलेबस ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा तो गरीब बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए कि नहीं हो गए? दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूं और मैं जानता हूं दूसरा क्लॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या आया है पता है? दूसरा क्लॉज आया है क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी। यानी जिस प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, जिस सरकारी स्कूल और सरकारी डिग्री कॉलेज में बच्चे कम होंगे उन्हें या तो अपने पड़ोस वाले स्कूल या डिग्री कॉलेज में मर्ज कर दिया जाएगा या क्लोज कर दिया जाएगा। जो लोग पढ़े हैं वो जानते होंगे ये कितनी खतरनाक पॉलिसी है, क्लोजर और मर्जर। आप कल्पना करिए भारत आजादी के 75 साल मना रहा है और अपने यहाँ जब नए स्कूल और नए कॉलेज खोले जाने चाहिए तो आप एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिसमें पुराने स्कूल को क्लोज और मर्ज करोगे। बताइए ये आपके सपनों का भारत है क्या? अगर भारत आगे बढ़ रहा है, जैसे लैपटॉप आप बांट रहे हैं तो लैपटॉप बांटने की तादाद बढ़ रही है, तब ना हम कह रहे हैं कि हाँ ये नेता अच्छा काम कर रहा है। मान लीजिए लैपटॉप बांटने की तादाद घटती तो इलाके में चर्चा होती, लगता है राजा भाई भी बाकी नेताओं की तरह ही हो गए हैं, अब पैसा बचा रहे हैं, अब लैपटॉप मोबाइल कम कर दिए हैं। होता कि नहीं होता? आप अच्छे नेता इसलिए क्योंकि जैसे जैसे, और मुझे पता चला कि अपने फंड से करते हैं, अपने से जुटाते हैं। भाई नेता तो इस देश में बहुत हैं, मंत्री और विधायक भी बहुत हैं। अरे कल्पना करिए हर इलाके का मंत्री और विधायक अपने अपने फंड से अपने स्कूल अपने इलाके के बच्चों की शिक्षा का ही खर्चा उठा ले तो अगले 5 साल में ये भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन पढ़ाई पर कौन ध्यान देता है? ये सच बात है। और पता है क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी, आप अपने इलाके में निकल के देखिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। अब एक बात समझिएगा, पिछले दिनों किसानों का आंदोलन हुआ, पता है आपको? किसानों की जमीन बेची गई। उन्होंने आंदोलन कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारी जमीन मत बेचो, हमें गुजारा उसी से होता है। और ये पॉलिसी कब आई थी पता है? जब कोविड आया था। किसानों के कानून कब बने थे? जब कोविड आया था, बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। वैसे ही मजदूरों के ऊपर पॉलिसी बनी और तीसरी पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी। बिना डिबेट के एजुकेशन पॉलिसी पास हो गई और इंप्लीमेंट कर दी गई। स्कूलों के टीचर लोग जानते होंगे अब नए नए फॉर्मेट में उनको भी ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। पूछिएगा ये डिबेट हुई थी क्या पार्लियामेंट में? और अगर कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो उसकी डिबेट पार्लियामेंट में होती है। आपने बिना डिबेट के पूरे एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी और उस एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं क्लोज करेंगे या मर्ज करेंगे। आपको पता है जैसे किसानों ने आंदोलन करके अपने जमीन को बिकने से बचा लिया, इस देश के लोगों ने शिक्षा को बिकने से नहीं बचाया है। बताऊं कैसे? हमारे यहां फीस अब महंगी की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय, प्राइवेट आपके इलाके में एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल के मास्टर की वैकेंसी नहीं आ रही है। आपके यहां भी है कि नहीं है? बताइए हाँ या नहीं। आपके यहां जितने टीचर होने चाहिए सरकारी उतने हैं क्या? जोर से बोलिए, हैं क्या? नहीं है, देश में कहीं नहीं। क्या सरकारी टीचरों को सैलरी जितनी चाहिए उतनी मिल रही है क्या? क्या वहां बच्चों को जो फैसिलिटी होनी चाहिए सरकारी स्कूल में मिल रही है क्या? और पैरेलल एक प्राइवेट स्कूल खोल दिया गया, पूरे देश में खुला है। प्राइवेट स्कूल में कम सैलरी पर ज्यादा टीचर हैं कि नहीं? महंगी फीस पर ज्यादा बच्चे हैं कि नहीं? और जिसके जेब में पैसा है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जाता है? जिसके जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा कहां जा रहा है? सरकारी स्कूल में। भारत बंट गया कि एक है, सरकारी स्कूल से निकला बच्चा और प्राइवेट स्कूल से निकला बच्चा, दोनों एक ही कंपटीशन देंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसको अच्छी एजुकेशन मिले।
तो जिसके घर में पहले भी कोई पढ़ाई नहीं किया था और सरकारें अब सरकारी शिक्षा खत्म कर दी है, शिक्षा महंगी कर दी है, तो उसके यहां तो अब फिर से कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्या इसकी चिंता आपको है कि नहीं? और यह सब इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान ही खतरे में है। अगर नारा हमारा कामयाब हो गया कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, पता नहीं ये मंच कैसा, मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूं, आप लोग कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता। मैं अंधविश्वास और पाखंड का विरोधी आदमी हूं और आप लोग पता अपना तय करिए, मैं और कुछ कहूंगा नहीं। मैं पाखंड को नहीं मानता। हमारे यहां एक कथा चलती है कि जो व्यक्ति मर गया, गुजर गया, उसकी आत्मा होती है, आत्मा कहीं ऊपर होती है, उसको मुक्ति देने के लिए हवन पूजा पाठ होता है। आपके यहां पता नहीं होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे यहां क्या होता है, उसके नाम पर बहुत कुछ लूट लिया जाता है। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आप कौन? तो कहता है कि मैं उसका आत्मा, मैं उस धरती पर भगवान का अवतार हूं। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि आत्मा ऊपर है। और इस देश में होता रहा है, आज भी गांव में जाकर देखिए अंधविश्वास और पाखंड क्या है। नींबू काट करके भूत भगाया जाता है कि नहीं? स्कूल होता तो भूत होता क्या? लेकिन आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो गया। हमारे यहाँ गाड़ी बनाई जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और गाड़ी खरीद कर जब घर लाई जाती है तो उसकी आरती उतारी जाती है नींबू और मिर्चा लटका करके। पता है कि नहीं? आपके यहाँ भी नींबू और मिर्चा लटकाया जाता है? अरे भाई, जो साइंस से पैदा हुआ है उसको आप नींबू और मिर्चा लटका के क्या करोगे? मैं एक गाड़ी खरीदा तो वहां भी एक व्यक्ति आरती की थाली लेकर आ गया, तो हमने कहा जी बताइए, तो कहा इसका पूजा करवा लीजिए। हमने कहा उससे क्या होगा? कहीं इसमें जो खराब चीजें होंगी, बुराई जो भी होगी वो मुक्त हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। हमने फिर एजेंसी वाले से पूछा कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस किए हो? तो वो बोला हाँ। हमने कहा कितना का? कहा 25,000 रुपए में 3 साल का। तो कहीं इंश्योरेंस क्यों किए? कहा आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ठुक जाए तो आप वापस ले आइएगा, मुफ्त में आपकी गाड़ी हम बना कर देंगे। तो मैं घूम करके वो जो आरती लेकर के खड़े थे, मैंने उनसे कहा आप 1 साल की जिम्मेदारी 5,000 में ले लीजिए, अगर मेरी गाड़ी को कुछ होगा तो बनवाएंगे आप। और वो आदमी पूजा की थाली लेके चला गया। अब मुझे नहीं पता इसको अब कैसे आप लेंगे। मैं ये मानता हूं कि गाड़ी किससे बनी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चांद पर आज भारत का पहला यान, दुनिया में साउथ पोल पर चांद के आज तक कोई देश का यंत्र नहीं उतरा है। भारत पहला देश बना है जिसने चांद पर अपना रोबोट कामयाबी से उतार लिया। यह साइंस से, टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ है कि नहीं? और हमारे यहां तो नींबू मिर्चा टक दिया जाता है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं, इशारा काफी। तो इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? साइंटिफिक टेम्परामेंट से आएगी। आप कल्पना करिए, बच्चे को जब स्कूल में पढ़ने भेजते हैं तो उसकी साइंस की किताब में क्या लिखा है? उसके साइंस की किताब में क्या लिखा है कि धरती सूरज से इतनी दूर पर है, धरती और चांद ऐसे घूमते हैं, विज्ञान है, पानी H2O से बनता है, और घर में लौटता है तो आप उसको क्या सिखाते हैं? धर्म, अंधविश्वास। आप दोनों एक साथ कैसे जी रहे हैं भाई? अच्छा, सबसे ज्यादा देवी देवता भारत में, और आज भी शिक्षा पर सबसे कम खर्च करने वाला देश भारत। मैं जितना कपड़ा पहना हूं, आप जितना कपड़ा पहने, इसमें से एक भी भारत की कंपनियों के पैदावार से बताइए। ये जितनी मोबाइल आप चलाते हैं, इसमें से खोज कहां हुई थी? भारत में हुई है क्या? ये सारा विदेश में हुआ है। भाई, आप दुनिया में इतने बड़े थे, आप इतना गरीब क्यों हो गए कि आप क्या, ये कैमरा चल रहा है, ये प्रोजेक्टर चल रहा है, ये तमाम चीजें चल रही हैं, ये कहां की खोज से है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और सारा विदेश का है। क्योंकि हमारे देश में जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शोध कर सकते थे, उनको एजुकेशन से दूर कर दिया गया। एक देश अच्छा तब बनता है जब उसके आखिरी व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचती है, और एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करती है। क्या डेवलप करेंगे? साइंटिफिक टेम्परामेंट। एजुकेशन क्या देती है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। और जो साइंस से डेवलप होगा, एजुकेट होगा, वो सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर फीस महंगी होगी, नौकरी नहीं मिलेगी। अभी G20 सम्मेलन हो रहा है, हमारे युवा साथी ने उसका भी जिक्र किया। हमारे यहां तो नाम बदला जा रहा है, आप समझ जाइए इशारे में।
कि भाई इंडिया नाम अब ठीक नहीं, अब इसको बदल के क्या करेंगे, भारत। क्यों बदलेंगे? क्योंकि विदेशी भाषा का शब्द है। और उसी G20 बैठक में पीछे क्या लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती ही एक परिवार है। जब धरती एक परिवार है तो देसी कौन विदेशी कौन? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आप भाई जितना मोबाइल आ रही है बाहर से आ रही है, कपड़ा पहने जो रेशम बन रहा है वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है। आपके बेडरूम में उन देशों के बने हुए प्रोडक्ट आ रहे हैं। धरती ग्लोब बन चुकी है। इसलिए प्लीज अपने देश के नौजवानों को एजुकेट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, हमारे यहां कोई भी चीज है उसको बचाने का काम एजुकेशन करती है। आपको सर दर्द अगर आज करे तो सर दर्द की दवा लेने जाते हैं कि कोई मंत्र पढ़ते हैं? मैं एक बात कह रहा हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको इलाज करने का मौका देती है और वो एजुकेट करके आपको देती है। मेरे परिवार में एक छोटा सा बच्चा है, मैंने कहा कि जरा ये बताओ, घर में एक किताब है, उस किताब के इस पन्ने पर क्या लिखा है, जरा मुझे खोज कर बताओ, किताब ले आओ। मेरे भैया का बेटा था, उसने गूगल करके तुरंत सर के बता दिया, इतने पेज नंबर पर ये लिखा हुआ है। दुनिया बदल रही है कि नहीं बदल रही? दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे गांव में भूत पाए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं और मैं बधाई दे रहा हूं, संविधान खतरे में है। और संविधान बचाएगा कौन? जो एजुकेट होगा, जो शिक्षित होगा। इसलिए बहुत बधाई उन तमाम लोगों को जो आज भी कलम और किताब बचाने की मांग कर रहे हैं। भारत में संविधान लागू होने के बाद सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? कलम। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं। कलम। अभी मैं आया तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं और सेक्रेटरी महोदय हैं, इन लोगों ने जब परिचय के लिए एक बुकलेट दी तो मुझे लगा कि वो एक पीयर रिव्यूड जर्नल निकालते हैं। वो अपना एक एजुकेशन पैटर्न बनाए हुए हैं। इसी से क्रांति होगी। और मैं समाजवादी आंदोलन का एक नारा था कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। और हम लोग एक नारा लगाते हैं, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। यानी टोटल बजट का 10 रुपया आपको, यानी 100 रुपए में से 10 रुपया एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। अगर एजुकेशन पर नहीं खर्च करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। और अगर पीढ़ियां गुलाम पैदा हुई तो संविधान बदल दिया जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उड़ीसा के लोगों, भूखे रहिएगा, प्यासे रहिएगा, एक कपड़ा कम पहनिएगा, एक रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बेटा और बेटियों को शिक्षा जरूर दिलाइएगा और शिक्षा ही उनको मुक्त करेगी। और मैं आपसे हिम्मत लेकर जा रहा हूं कि आज एजुकेशन अगर बच गई और आपके जैसे राजा भाई जैसे नेता अगर इस देश में पैदा हो गए, एक कविता है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। इसलिए कलम को सोने मत दीजिएगा, जागते रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ। और जितने बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है उनको बहुत सारी बधाई, तमाम शिक्षकों को बधाई। कलम और किताब बचेगी तो हम फिर मिलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।